समुदाय। समुदाय क्या है, समुदाय की परिभाषा देखेंगे, इसके अनिवार्य तत्व क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर क्या है। हम सभी किसी एक गांव अथवा नगर में निवास करते हैं और प्रत्येक गांव और नगर की निश्चित सीमाएं होती हैं। इसलिए गांव और नगर समुदाय के दो प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। व्यक्ति का अपने गांव अथवा नगर में सामान्य जीवन व्यतीत होता है तथा वह अपनी पहचान अपने गांव या नगर के नाम से करता है। यही पहचान उनमें हम की भावना का विकास करने में सहायक होती है। समुदाय को समाजशास्त्र की एक प्रमुख अवधारणा माना है, इसलिए न केवल समुदाय की अवधारणा को समझना आवश्यक है, अपितु यह जानना भी अनिवार्य है कि समुदाय किस प्रकार समाज और समिति से भिन्न है। सबसे पहले हम लेते हैं समुदाय। समुदाय का अर्थ। समुदाय शब्द कहाँ से निकला और समुदाय शब्द का क्या अर्थ है। समुदाय शब्द अंग्रेजी के कम्युनिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम अथवा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ एक साथ या टुगेदर तथा म्यूनिस का अर्थ सेवा करना या टू सर्व से है। अतः समुदाय का शाब्दिक अर्थ है एक साथ सेवा करना। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उसका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय के निर्माण के लिए एक निश्चित भूभाग तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। सामुदायिक भावना यानी मिलजुल कर रहना। बोगार्श के अनुसार समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। यानी हम, मैं की भावना नहीं होता, हम की भावना होती है। एक तो मैं यानी मैं अकेला, हम यानी हम सब मिलकर, तो समुदाय सब मिलकर एक जो समूह होता है वो समुदाय कहलाता है और एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। डेविस। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ सकते हैं। यानी छोटा से छोटा वो समूह जिसमें एक सामाजिक जीवन के सारे यानी समाज में किस तरह रहा जाता है वो सारे के सारे पहलू इसमें आ जाते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ के अनुसार किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। मैकाइवर और पेज कहते हैं कि जहाँ कहीं एक छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए विशेष उद्देश्य विशेष में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मौलिक दिशाओं में भाग लेते हैं, उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। ग्रीन कहता है कि समुदाय संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। एक समुदाय एक स्थानीय क्षेत्रीय का समूह है। और मैंजर कहते हैं कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। अतः समुदाय की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो कि निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य सामुदायिक भावना द्वारा परस्पर संगठित रहते हैं। समुदाय में व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश्य की अपेक्षा अपनी सामान्य आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रयास करते रहते हैं। समुदाय के आधार या अनिवार्यता। मैकाइवर और पेज ने समुदाय के दो आवश्यक तत्व बताए हैं। यानी समुदाय के आवश्यक तत्व क्या हैं, समुदाय किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या होना चाहिए, तभी हम उसको समुदाय कह सकते हैं। मैकाइवर और पेज नामक दोनों जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने समुदाय के दो आवश्यक तत्व बताए हैं कि ये तत्व तो उसमें होने ही चाहिए। स्थापनीय क्षेत्र। समुदाय के लिए एक अत्यंत आवश्यक तत्व निवास स्थान या स्थानीय क्षेत्र लोकेलिटी का होना आवश्यक है। इसकी अनुपस्थिति में समुदाय जन्म नहीं ले सकता। क्षेत्र में निश्चितता के होने के कारण ही वहाँ रहने वाले सदस्यों के मध्य घनिष्ठता, सहनशीलता और सामंजस्य की भावना जागृत होती है। दूसरा है सामुदायिक भावना। सामुदायिक भावना यानी सब मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर काम करना, कम्युनिटी। तो सामुदायिक भावना की अनुपस्थिति में समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। सामुदायिक भावना को हम की भावना भी कहा जाता है। इस भावना को जन्म होने का कारण एक निश्चित क्षेत्र सदस्यों के कार्य करने का सामान्य ढंग और प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे के सुख व दुख से परिचित होना है। दूसरे की खुशी उसकी खुशी और दूसरे का दुख उसका दुख। वे अनुभव करते हैं कि हम एक हैं। वस्तुतः यह एक ऐसी भावना इस समुदाय से दूर चले जाने के बाद भी रहती है, जिसको किंगले डेविस ने समुदाय के दो आधारभूत तत्वों का विवेचन और किया है। किंगले डेविस जो थे उन्होंने भी दो आधारभूत तत्वों का विवेचन किया है। उन्होंने कहा कि प्रादेशिक निकटता। सदैव ही कुछ स्थानों पर आवासों के समूह पाए जाते हैं। किसी दूसरे समूह के व्यक्तियों की तुलना में व्यक्ति अपने समूह में ही अंतर क्रिया करना सरल समझते हैं।
निकटता संपर्क को सुगम बनाती हैं। यह सुरक्षा की भावना भी प्रदान करती हैं और समूह के संगठन को सुविधाजनक भी बनाती है। बिना प्रादेशिक निकटता के किसी समुदाय की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी एक निकटता की भावना, एक जगह रहने वाले एक जगह रहते हो और उसमें निकटता की भावना हो। सामाजिक पूर्णता, लेविस के अनुसार समुदाय सबसे छोटा प्रादेशिक समूह होता है। यह सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का उल्लंघन करता है और ये उन समस्त विस्तृत संस्थाओं, समस्त दलों तथा रुचियों को सम्मिलित करता है जो समाज का निर्माण करती है। व्यक्ति अपना अधिकांश सामाजिक जीवन समुदाय में व्यतीत करता है। इसी को सामाजिक पूर्णता भी कहा जाता है। यानी कुछ परिवार रहा रहते हैं, वो मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, अलग अलग रहते हैं लेकिन मिलजुल कर काम करते हैं, उनकी सबकी हम की भावना होती हैं, वो समुदाय कहलाता है। सामुदायिक भावना के अनिवार्य तत्व, सामुदायिक भावना के, अब समुदाय के तो हो गए, अब सामुदायिक भावना किस प्रकार आती है? तो सामुदायिक भावना के अनिवार्य तत्व क्या है? हम की भावना सबसे पहले है, हम की, वी की फीलिंग, वी। सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग, इस भावना के अंतर्गत सदस्यों में मैं की भावना नहीं रहती। लोग मानते हैं कि यह हमारा समुदाय है, हमारी भलाई इसी में है, या यह हमारा दुख है। सोचने और कार्य करने में भी हम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे से अपने को बहुत समीप मानते हैं। इसी भावना के आधार पर कुछ वस्तुओं, स्थानों और व्यक्तियों को अपना माना जाता है तथा उसके साथ विशेष लगाव रहता है। यह भावना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक निवास करने के कारण विकसित होती है। यानी हम की भावना, सब मिलजुल कर काम करना। अगर कुछ कोई भी चीज़ है तो वो मैं नहीं, हम करेंगे, मैं नहीं करूँगा, हम करेंगे। यह मेरा नहीं है, यह हमारा है। ये भावना सामुदायिक तत्व का अनिवार्य तत्व है। दायित्व की भावना, सदस्य समुदाय के कार्यों को करना अपना दायित्व समझते हैं। वे अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्यों को करना, उनमें हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य दायित्व है। इस प्रकार सदस्य समुदाय के कार्यों में योगदान और दायित्व की भावना, रोल प्लेइंग रखते हैं। नेक्स्ट है निर्भरता की भावना। समुदाय का प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है। वह स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्य पर निर्भर है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय में पूर्णतः मिल जाता है। वह बिना समुदाय के अपना अस्तित्व नहीं समझता। अन्य शब्दों में निर्भरता की भावना ही है जिससे सदस्य समुदाय पर निर्भर करता है। सामुदायिक भावना के 3 अनिवार्य तत्व हैं। हम की भावना, दायित्व की भावना, किसी चीज़ को अपना दायित्व समझकर करना, किसी काम को अपना खुद का दायित्व समझकर करना, चाहे वो सभी के लिए हो। निर्भरता की भावना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट है समुदाय की विशेषता। समुदाय की विशेषताएं क्या क्या है? व्यक्तियों का समूह। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, फिर समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। यानी कुछ व्यक्तियों का समूह एक केवल निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मूर्त समूह होता है। और समुदाय केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे व्यक्तियों का होना आवश्यक है। सामान्य जीवन। प्रत्येक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन का ढंग और धर्म सभी काफ़ी सीमा तक सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। सामान्य नियम। जिस वर्ग ने इस समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है, समुदाय के समस्त सदस्यों के व्यवहार सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है। ये भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करता है। एक विशिष्ट नाम। प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई एक नाम अवश्य होता है। इसी कारण ही सामुदायिक एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्तियों के में अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। एक विशिष्ट नाम होता है समुदाय का। जैसे जाति विशेष का नाम होता है, वैसे ही समुदाय का एक विशिष्ट नाम होता है। स्थायित्व। समुदाय चिर स्थायी होता है। इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से भी लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसी कारण यह स्थायी संस्था है। स्वतः जन्म। समुदाय को विचारपूर्वक किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता है। स्वतः विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपनेपन की भावना का जन्म होता है। समुदाय के विकास की भावना का विकास होता है। व्यक्ति को इसका जन्म अपने आप ही हो जाता है। कुछ व्यक्ति जब एक स्थान पर रहने लगते हैं और तो वो सामुदायिक भावना का उनमें विकास हो जाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समुदाय के सभी सदस्य निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं और उसके अंतर्गत ही निवास करते हैं। इन्हीं एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में वो निवास करने वाले लोग होते हैं।
अनिवार्य सदस्यता, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होते हैं, व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। व्यक्ति जन्म से समुदाय का सदस्य बन जाता है, उनमें उनका जन्म हुआ है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से पृथक व्यक्ति की आवश्यकता की स्थिति कभी भी नहीं हो सकती। सामुदायिक भावना, सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते, संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। अतः हम की भावना, दायित्व और निर्भरता की भावना है, जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व हैं। समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में सहायता देते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। सामान्य जीवन और आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाजों में समुदाय काफ़ी हद तक, काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज ये विशेषता प्राय समाप्त हो गई है। कुछ समुदायों के उदाहरण: गांव, कस्बा, कोई नई बस्ती, नगर, राष्ट्र, जनजाति जो कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करती हैं इत्यादि समुदायों के प्रमुख उदाहरण हैं। इसमें समुदाय के लगभग सभी आधारभूत तत्व और विशेषताएँ पाई जाती हैं। एक गांव भी समुदाय है, एक कस्बा भी समुदाय है, कोई नई बस्ती बसी है वो भी समुदाय है, एक नगर समुदाय है, एक राष्ट्र समुदाय है, एक जनजाति समुदाय है। ये सारे समुदाय हैं। इनमें समुदाय के लगभग सभी आधारभूत तत्व विशेषताएं पाई जाती है, परंतु कुछ ऐसे समूह अथवा संगठन भी हैं जिनमें समुदाय की कुछ विशेषताएं तो पाई जाती है परंतु कुछ नहीं। ऐसे समूहों को सीमावर्ती समूहों की संज्ञा दी जाती है। सीमावर्ती समूह कहते हैं। तो ये कुछ विशेषता इसमें नहीं पाती है, जैसे जाति, एक जाति होती है लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करे, अलग अलग जगह भी निवास कर सकती है, तो वो सीमावर्ती समूह कहलाता है। जेल बहुत अलग अलग जगह हो जाती है। पड़ोस, राज्य, ये सारे सीमावर्ती समूह के उदाहरण हैं। ये समुदाय तो नहीं है परंतु समुदाय की कुछ विशेषताओं का इसमें समावेश हो जाता है और इस कारण समुदाय होने का भ्रम उत्पन्न होता है। ऐसे सीमावर्ती समूह क्या हैं? हम पढ़ते हैं कि क्या जाति एक समुदाय है? जाति व्यवस्था भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख स्वरूप है। जाति एक अंतर्विवाहित समूह है। इसकी सदस्यता जन्म द्वारा निर्धारित होती हैं। विभिन्न जातियों की स्थिति एक समान नहीं होती। इसमें उच्च नीच का एक स्वीकृत क्रम होता है। इसमें एक जाति द्वारा दूसरी जाति से संपर्क करने की स्थापना को स्पष्ट सहयोग, भोजन, निवास आदि के प्रतिबंधों द्वारा सीमित भी कर दिया जाता है। परंतु जाति में समुदाय की अनेक विशेषताएं होती है, जैसे अनिवार्य सदस्यता आदि होने के बावजूद इसको समुदाय नहीं कहा जा सकता। जाति का कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, अर्थात एक ही जाति के एक स्थान पर नहीं रहते, अपितु अनेक प्रदेशों में रहते हैं। उसमें सामुदायिक भावना का अभाव पाया जाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र न होने के कारण इसमें व्यक्तियों का सामान्य जीवन भी व्यतीत नहीं होता, अतः जाति को एक समुदाय नहीं कहा जा सकता। क्या पड़ोस एक समुदाय है? आज पड़ोस समुदाय नहीं रह गया। पहले पड़ोस में हम की भावना, आश्रितता की भावना इत्यादि समुदाय के लक्षण पाए जाते थे, लेकिन इसलिए कुछ विद्वान पड़ोस को समुदाय मानते थे। परंतु आज जटिल समाजों में अथवा नगर राज्य प्रकृति वाले समाजों में पड़ोस समुदाय नहीं रह गया है। इनमें न ही तो समुदाय की भावना पाई जाती है और न ही सामान्य नियमों की कोई व्यवस्था ही है। पड़ोस का विकास भी समुदाय की भांति स्वतः नहीं होता, अतः अत्यधिक गतिशीलता के कारण पड़ोस में रहने वालों में स्थायीपन का भी अभाव आ जाता है। क्या जेल एक समुदाय है? जेल बंदी गृह को भी समुदाय की अपेक्षा सीमावर्ती समुदाय का उदाहरण माना जाता है। जेल में समुदाय के अनेक लक्षण पाए जाते हैं। व्यक्तियों का समूह, इनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, इनके सदस्यों में कुछ सीमा तक उनकी भावना पाई जाती है। इसमें रहने वाले कुछ सामान्य नियम होते हैं, इनका एक विशिष्ट नाम होता है। मैकाइवर और पेज ने जेल को समुदाय कहा है क्योंकि यह यथा विहार और आश्रम जैसे अन्य समूह प्रादेशिक आधार पर बने होते हैं। वास्तव में सामाजिक जीवन के क्षेत्र ही हैं। उसमें जेल को कार्यकलापों के सीमित क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया क्योंकि मानवीय कार्यकलाप ही सदैव समुदाय की प्रकृति के अनुरूप परिणत होते हैं। परंतु जेल को हम समुदाय नहीं मान सकते। एक तो इसमें कैदियों के सामान्य जीवन व्यतीत नहीं होता और ये सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते। दूसरे, उसमें समुदाय की भावना का भी अभाव पाया जाता है। तीसरे, जेल का विकास स्वतः नहीं होता, अतः जेल भी समुदाय नहीं है। क्या राज्य एक समुदाय है? राज्य भी व्यक्तियों का समुदाय नहीं हो सकता। इसमें समुदाय के अन्य लक्षण जैसे विशिष्ट नाम, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, समूह, नियमों की व्यवस्था इत्यादि पाए जाते हैं, परंतु राज्य को समुदाय नहीं माना जा सकता। समुदाय के विपरीत राज्यों के निश्चित उद्देश्य होते हैं। राज्य निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया समूह है, न कि सर्वमान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। साथ ही इसका विकास स्वतः नहीं होता, अतः यह व्यक्तियों के चिंतन प्रयासों का परिणाम होता है। इसलिए राज्य को भी समुदाय नहीं मान सकते। जाति, पड़ोस, जेल, राज्य की तरह राजनीतिक दल, धार्मिक संघ, क्लब, परिवार इत्यादि भी सीमावर्ती समूहों के उदाहरण हैं। इनमें भी कुछ विशेषताएं समुदाय की पाई जाती हैं, तो कुछ विशेषताएं समिति की होती हैं। ये समुदाय तो नहीं, परंतु कुछ विशेषताओं के कारण इनमें समुदाय होने का भ्रम उत्पन्न होता है।
गांव नगर शरणार्थियों के कैंप, जनजाति, खानाबदोश, झुंड, सीमावर्ती समूहों के प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं, क्योंकि उनमें समुदाय के आधार पर तत्व और प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर क्या है? समुदाय को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, ग्रामीण समुदाय तथा नगरीय समुदाय। प्रारंभ में व्यक्ति को खेती करने का ज्ञान नहीं था, वह खाने पीने की वस्तुएं जुटाने के लिए इधर उधर भटकता फिरता था, परंतु सने सने उसने खेती करना सीखा। वहाँ उपजाऊ जमीन थी, वहीं पर कुछ लोग स्थायी रूप से बच गए और खेती करने लगे। इस प्रकार कुछ परिवार के लोगों के एक ही भूखंड पर निवास करने, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ बटाने और मिलकर प्रकृति से संघर्ष करने में उनमें सामुदायिक की भावना का विकास हुआ। इससे ग्रामीण समुदाय की उत्पत्ति हुई। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा देना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि गांव की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं होती। गांव तथा ग्रामीण समुदाय का परिवारों का वह समूह कहा जा सकता है जो एक निश्चित क्षेत्र में स्थापित होता है, जिसका एक विशिष्ट नाम होता है। गांव की एक निश्चित सीमा होती है। गांववासी एक इस सीमा के प्रति सचेत होते हैं। उन्हें पूरी तरह से पता होता है कि उनके गांव की सीमा ही दूसरे गांव से पृथक करती है। इस सीमा में उस व्यक्ति गांव के व्यक्ति के निवास करते हैं, कृषि और इससे संबंधित व्यवसाय करते हैं तथा अन्य कार्यों का संपादन करते हैं। सिम्स के अनुसार गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को साधारणतः दर्शाता है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से गांवों का उद्भव सामाजिक संरचना में आए उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ जहां खाना बदोशी जीवन की पद्धति जो शिकार, भोजन, संकलन और अस्थायी कृषि पर आधारित थी का संक्रमण स्थायी जीवन में हुआ। यानी पहले इतिहास में देखें तो बहुत पहले जहाँ जाते खाना बदोश जीवन, यानी एक से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे शिकार के लिए, भोजन के लिए, और अस्थायी कृषि थी। आज यहाँ पका लिया, 2 साल बाद कहीं और गए, 4 साल बाद कहीं और गए, इस तरह से खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे एक स्थान पर बसने लगे और इसी से गांव का विकास। आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों में गांव तथा नगर बसावट के दो प्रमुख आधार जनसंख्या का घनत्व और कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात है। गांव में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, अधिकांश जनसंख्या कृषि और इससे संबंधित व्यवसाय पर आधारित होती है। नगर और नगरीय समुदाय से अभिप्राय ऐसी केंद्रीकृत बस्तियों के समूह से हैं जिसमें सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, प्रशासनिक इकाई, आवागमन के विकसित साधन तथा अन्य नगरीय सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नगर की परिभाषा देना भी कठिन कार्य है। अनेक विद्वानों ने नगर की परिभाषा जनसंख्या के आधार तथा घनत्व को सामने रखकर देने का प्रयास किया है। जैसे किंगले डेविस कहते हैं कि इससे बिल्कुल सहमत, किंगले डेविस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। उनका कहना है कि सामाजिक दृष्टि से नगर परिस्थितियों की उपज होती है, यानी सामाजिक दृष्टि से नगर परिस्थितियों की उपज होती है। उनके अनुसार नगर ऐसा समुदाय जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता पाई जाती है। यह कृत्रिमता, व्यक्तिवादिता, प्रतियोगिता, घनी जनसंख्या के कारण नियंत्रण के अनौपचारिक साधनों द्वारा संगठित होता है। सोमबर्ट ने घनी जनसंख्या पर बल देते हुए संदर्भ में कहा कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते। निश्चित रूप से नगरीय समुदाय का विस्तार ग्रामीण समुदाय की तुलना में अधिक बड़े क्षेत्र पर होता है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि इन दोनों में कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती। वास्तव में ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय की विशेषताएँ आज इस प्रकार आपस में मिल गई हैं। कुछ विद्वानों ने ग्राम नगर सांत्यक की बात करनी शुरू कर दी। दोनों में अंतर करने की कठिनाई के बावजूद कुछ बिंदुओं पर अंतर किया जा सकता है। ग्रामीण और नगरीय समुदाय में कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर अंतर पाए जाते हैं। व्यवसाय, ग्रामीण समुदाय में व्यक्ति अधिकतर कृषि व्यवसाय पर आधारित होते हैं। नगरीय समुदाय में व्यवसाय की भिन्नता होती है, यानी अलग अलग व्यवसाय करते हैं। नगरीय समुदाय में एक ही परिवार के सदस्य भी भिन्न भिन्न तरह के व्यवसाय करते हैं। प्रकृति के संबंध, ग्रामीण व्यक्ति का प्रकृति से संबंध प्रत्यक्ष रूप से होता है। वे व्यवसाय के लिए भी प्रकृति के साधनों पर आश्रित होते हैं। और नगरीय समुदाय में प्रकृति से पृथक्करण होता है और कृत्रिम उत्पादन की प्रधानता पाई जाती है। समुदाय का आकार, ग्रामीण समुदाय में सदस्यों की संख्या सीमित होती है। लघुता के कारण संबंध प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत होते हैं। नगरीय समुदाय का इतना आकार बड़ा होता है तो सभी सदस्यों में प्रत्यक्ष संबंध संभव नहीं है। जनसंख्या का घनत्व, ग्रामीण समुदाय में जनसंख्या कम होती है और विस्तृत खेतों के कारण जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। इससे अनौपचारिकता, प्रत्यक्ष और सहज संबंध स्थापित करने में सहायता मिलती है। नगरीय समुदाय में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, इसलिए बड़े नगरों में स्थान कम होने के कारण जनसंख्या के आवास से अधिक पाई जाती है। सहजातीय और बीज जातीयता, ग्रामीण समुदाय के सदस्यों का एक व्यवसाय होता है। उनका एक रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, जीवन पद्धति भी एक जैसी होती है तो उनके विचारों में समानता पाई जाती है। नगरीय समुदाय में रहन सहन में पर्याप्त अंतर होता है, इससे भी जातीयता अधिक पाई जाती है। सदस्यों की जीवन पद्धति एक जैसी नहीं होती है।
और सामाजिक स्तरीकरण और विभिन्नीकरण के अंतर्गत सामाजिक ग्रामीण समुदाय में आयु, लिंग और आधार पर विभिन्नीकरण भी बहुत कम होता है। इसमें जातिगत स्तरीकरण की प्रधानता होती है। नगरीय समुदाय में विभिन्नीकरण अधिक पाया जाता है। इसमें स्तरीकरण का आधार केवल जाति न होकर वर्ग भी होता है। सामाजिक गतिशीलता, ग्रामीण समुदाय के सदस्यों में सामाजिक गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। व्यवसाय और सामाजिक जीवन एक होने के कारण गतिशीलता में अधिक संभावना भी नहीं रहती। व्यक्ति की परिस्थिति प्रदत्त आधार जैसे परिवार, जाति पर निर्धारित होती हैं। नगरीय समुदाय में सामाजिक और व्यवसायिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है, जिससे व्यक्ति अर्जित गुणों के आधार पर परिस्थिति प्राप्त करता है। सामाजिक अंतरक्रियाओं की व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय में अंतरक्रियाओं का क्षेत्र भी सीमित होता है। नगरीय समुदाय में व्यक्तियों के संपर्क अधिक होते हैं और अंतरक्रियाओं का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत होता है। प्राथमिक और द्वितीयक संबंध, सीमित आकार होने के कारण ग्रामीण समुदाय में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। संबंधों में अनौपचारिकता, सहजता और सहयोग भी पाया जाता है। संबंध एवं साध्य होते हैं। ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विस्थापित नहीं किए जाते। अधिक विस्तृत क्षेत्र होने के कारण नगरीय समुदाय में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। संबंधों में औपचारिकता और कृत्रिमता भी पाई जाती है। धर्म की महत्ता, इन्हें धर्म की महत्ता भी ग्रामीण समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जीवन के प्रत्येक पहलू में धार्मिक विचारों में रूपता स्पष्ट देखी जा सकती है। नगरीय समुदाय में धर्म की महत्ता कम होती है, जहाँ धर्म निरपेक्ष विषयता अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक नियंत्रण, ग्रामीण समुदाय में परंपराओं, प्रथाओं, जन रीति और लोकाचारों की प्रधानता पाई जाती है। सामाजिक नियंत्रण भी इन्हीं औपचारिक साधनों द्वारा रखा जाता है। नगरीय समुदाय में प्रथाओं, परंपराओं और लोकाचारों से नियंत्रण करना संभव नहीं है। नगरों में औपचारिक नियंत्रण के साधन जैसे राज्य कानून हो जाते हैं। इस प्रकार से यह है समुदाय क्या है, समुदाय किस प्रकार से होते हैं और नगरीय और ग्रामीण समुदाय में क्या अंतर है। थैंक यू।